राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ रहे हैं आज। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपके सभी दर्शकों का भी। भाई साहब आज अखिलेश यादव जी मिलने गए हैं आजम खान से। पहले तो मैंने सुना है कि आजम खान ने मना कर दिया था कि मैं नहीं मिलना चाहता हूं। फिर कुछ लोगों ने उनके बीच में जो है उनको समझाया या जो भी है, तो आज उन्होंने उनसे मिलना स्वीकार किया, आज का समय दिया था। ऐसा सुनने में आया कि अखिलेश ने कहा था कि प्रशासन ने अखिलेश को कहा कि आप पहले हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद आइए और मुरादाबाद से फिर बाय रोड रामपुर आइए। तो अखिलेश ने जिद की कि नहीं, वो पहले बरेली जाएंगे और बरेली से फिर बाय रोड जो है रामपुर जाएंगे। तो ऐसे समाचार हैं कि वो बरेली उतरे और पुलिस ने वहां उनको फिर से जो है सुरक्षा घेरे में ले लिया और सीधे जो है बरेली की सीमा के बाहर पहुंचाया। उनको बरेली में किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। वो जाते तो बरेली में कुछ न कुछ उंगली करते, सर उनका तो काम ही है उंगली करना। और ये सब लोग मिलकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं और इनकी एक ही इच्छा है कि किसी भी तरीके से मुसलमान जो है वो सड़क पे आ जाए और वो तोड़फोड़ आगजनी में किसी तरह जो है वो भारत की मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमान सड़क पर उतर जाए और वो जो नेपाल क्रांति ये जो करवाना चाहते हैं देश में, ये किसी तरह जो है मुसलमान कर दें, उनके लिए मुसलमान कर दें। मुसलमान बहुत चालाक है सर। एक चीज मैंने इस पूरे बरेली प्रकरण में मैंने एक चीज देखी कि मुसलमान इनसे ज्यादा चालाक है। मुसलमान ने इनका एक भी जो है जो जो वो दाना था ना, वो चुग्गा इन्होंने डाला था, मुसलमान ने वो उठाया नहीं था। 1000 मुसलमान भी तौकीर रजा के आह्वान पे उस दिन बरेली में नहीं जुटा। और अब चूंकि ये खबरें तैर रही हैं यूपी में कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं। यहां तक भी खबरें आई सर कि चंद्रशेखर रावण और ओवैसी आजम खान मिलके कोई एक संगठन बना के कांग्रेस के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, बसपा के साथ भी कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में सर अखिलेश का उनके पास जाना मिलने के लिए, वो अखिलेश जो 2 साल 3 साल में एक बार भी नहीं गए, कभी जेल में मिलने नहीं गए। आपको क्या लगता है, अखिलेश को थोड़ी सी टोन डाउन हुए हैं, अखिलेश को थोड़ी अकल आई है कि नहीं मुसलमानों को मुसलमान, क्या आपको क्या लगता है सर? देखिए, अकल वकल नहीं आई है, बात यह है कि राजनीतिक मजबूरी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब समय ज्यादा बचा नहीं है। अभी हम अक्टूबर में हैं, नवंबर और दिसंबर तो केवल 2025 के बचे हैं और अगले जी 12 महीने और समझ लीजिए तो 14 महीने ही हैं। जनवरी फरवरी में तो राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में पूरे उरूज पर होंगी। तो 14-15 महीने आप मान करके चले, 14-15 महीने राजनीति में कुछ भी नहीं होते हैं। इस बीच जो है आपके ऐसे चुटकियों में निकलेंगे। इस बीच अभी बिहार का चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है, इसके बाद फिर बंगाल होना है, बंगाल के बाद फिर असम, केरल, इनके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2027 में तो 7 राज्यों के चुनाव हैं जाकर के। उनमें 5 राज्यों के चुनाव तो आपके मार्च अप्रैल में हैं, फरवरी मार्च अप्रैल यही होता है, इसी में ज्यादातर जी विधानसभाएं गठित होनी है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब, मणिपुर, गोवा है और फिर बाद में गुजरात और हिमाचल भी है। तो ये 7 राज्यों के चुनाव 2027 में होने हैं। फिर 2028 की भी बात कर लें तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई दूसरे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये इनको लग रहा है जिस तरीके से ये राहुल गांधी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं
आरएसएस को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। इनको लगता है कि जितनी मैं गाली बकूंगा उतना ही मुस्लिम मेरे पीछे यूनाइट होगा। तो सारी लड़ाई एक्चुअल में मुस्लिम वोटों को लेकर के हो रही है। ये जो प्रधानमंत्री को प्रतीक मान लिया गया है मुस्लिमों को यूनाइट करने का, कि उनके ऊपर जितना कीचड़ उछालोगे उतना मुसलमान खुश होंगे और हमारे पीछे लामबंद होंगे। इस खेल में क्षेत्रीय पार्टियां भी लगी हुई हैं, जिनमें आरजेडी से लेकर के और अब तो महाराष्ट्र में एक ही सुर में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता और एनसीपी के नेता बोल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो जो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई और 6 सीटें कांग्रेस की आ गई, ये दोनों दल और दोनों दलों की लीडरशिप भी जानती है कि ये एक तीर लग गया, ये हमेशा नहीं होगा। उस समय कुछ वातावरण ऐसा बन गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो पूरा इकोसिस्टम है उसको एक मौका मिल गया ये दुष्प्रचार करने का, एक परसेप्शन क्रिएट करने का कि भाई 400 सीटें क्यों चाहिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो करने जा रही है जिसके बारे में हम लोग छाती पीटते रहे हैं, यानी संविधान बदलेगी, आरक्षण छीन लेगी, मनमानी करेगी। वो जो दुष्प्रचार था उसका नुकसान उत्तर प्रदेश में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, राजस्थान, हरियाणा जैसे प्रदेश में हो गया जहां 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान हो गया, 30-31 सीटें इनका महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जीत गया। तो कहने का आशय ये है बाबा जी कि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि भले ही कितने महीने आजम खान जेल में रह गए, भले ही उनके ऊपर अब सैकड़ों मुकदमे हैं, भले ही उनको अब जमानत मिली है इतने महीने बाद, 26 या 27 महीने बाद, और कुल मिलाकर के जोड़े दोनों बार का तो करीब करीब 5 साल वो जेल में रह चुके ऑलरेडी। मुकदमे चलेंगे पर फिर भी आजम खान अगर इनके हाथ से छिटकते हैं, ओवैसी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा है कि नहीं है वो एक बात की बात है, लेकिन राहुल गांधी का तो है, कांग्रेस का तो है, कांग्रेस के पीछे तो मुसलमान लामबंद हैं उत्तर प्रदेश में भी और दूसरी जगहों पर भी। तो ये केवल उन आशंकाओं को एड्रेस करने के लिए रामपुर पहुंचे हैं, वरना अखिलेश यादव का और उनके कुनबे का कुल मिलाकर के जो एटीट्यूड रहा है आजम खान के प्रति भी, अब्दुल्ला के प्रति भी, उनकी बेगम के प्रति भी, वो कोई बहुत इनके प्रति चिंता का भाव प्रदर्शित करने वाला नहीं रहा है। अब वो जेल में रहे हैं तो कितनी बार अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करने के लिए गए, क्या नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। एक मैसेज देना होता है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और आजम खान ने अपने जो इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि ईद के दिन मेरी पत्नी घर में अकेली बैठी हुई रो रही थी, जी कोई उससे मिलने तक नहीं आया, मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ईद के दिन किसी ने फोन कॉल तक नहीं की। इसलिए आजम जी खान ने कहा कि मैं अकेला मिलूंगा, अखिलेश यादव अगर मिलने के लिए आ भी रहे हैं, मैं अकेले मिलूंगा, ना मेरा बेटा मिलेगा ना मेरी पत्नी मिलेगी, और अखिलेश यादव के साथ भी कोई ना आए, यानी उनके घर का भी कोई ना आए, उनके करीबी उनके चाचा जी भी ना आए शिवपाल यादव, और जो मोहिबुल्ला इस समय रामपुर से एमपी हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, उनकी तो आजम खान शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। इसलिए ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बरेली में ही उनको हेलीकॉप्टर से उतार दिया और उसके बाद उनको कहा कि भाई आप सड़क मार्ग से बाद में आ जाइएगा। अकेले ही रामपुर पहुंचे हैं।
अब जहां तक प्रश्न है कि ये बरेली में ही उतरे, मुरादाबाद को सजेस्ट किया गया था कि वहां जाइए और मुरादाबाद से फिर आप बरेली चले जाइए, तो लगभग दूरी उतनी ही है। अगर ये बरेली की इस समय की सेंसिटिविटी समझते और शासन प्रशासन का जो दायित्व होता है कि चीजें पूरी तरीके से नियंत्रित कर ली गई हैं, वहां पर जो अराजक तत्व थे, समाज विरोधी तत्व थे, देश विरोधी तत्व थे, उनको उनकी हैसियत में रखा गया है और बहुत सारे अवैध जितने भी भवन बने हुए थे उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, एक टेंशन रहती ही है। तो आप जिद क्यों करके बरेली में ही लैंड किए? अगर योगी सरकार चाहती बाबा जी, तो ये बरेली में लैंड भी नहीं कर सकते थे। ये अगर शासन चाहे तो आप बिना शासन की रजामंदी के आप किसी जगह हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकते। चलिए, चीजों को बहुत तनावपूर्ण बनाने के बजाय योगी सरकार ने कहा कि ठीक है, उतरने दो, लेकिन वहां से फिर इनको बरेली के बाहर तक छोड़ने की व्यवस्था कर दी गई कि अब आप यहां से निकल जाइए और बरेली शहर की तरफ मत देखिए, क्योंकि इन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का, जो कहते हैं ना कि एक प्रहसन किया था, नाटक नौटंकी पाखंड किया था कि माता प्रसाद पांडे लखनऊ से निकलेंगे एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल के साथ, कुछ सांसद इनके दिल्ली से निकलेंगे, उनमें इकरा हसन से लेकर के कई लोग थे जिनको गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। वहां उन्होंने बयानबाजी जो करनी थी मीडिया में, और उसी के लिए वो निकले भी थे दिल्ली से। मेरे विचार से किसी का भी ये मकसद नहीं था कि बरेली पहुंचा जाए। बरेली पहुंच के भी क्या कर लेते? बरेली में क्या हुआ था ऐसा कि इनको जाने की जरूरत पड़ गई? कोई मरा नहीं, गिरा नहीं, कुछ नहीं, कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं। 2 घंटे में तो सारी चीजें नियंत्रित ही कर ली गई थी और तौकीर रजा को उठा करके अंदर कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के इनका जो प्रयास था वो ये था कि बरेली में लैंड करेंगे, फिर बरेली में 10-5 जगह जाकर के जरा मौका मुआयना कर लेंगे। जैसा एक रवैया है कि मैं तो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूं तो मुझे कौन रोकेगा, लेकिन भूल जाते हैं ये भी तौकीर रजा की तरह के इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, नहीं चलेगी आपकी धींगा-मुस्ती। तो इनको रामपुर भेज दिया गया। अब सवाल आता है ये कि रामपुर जाकर के अब आजम खान से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि अब रुका ही नहीं गया? और ये समझते हुए कि आजम खां के तेवर, उनके समर्थकों के तेवर कोई बहुत अच्छे नहीं है समाजवादी पार्टी और लीडरशिप को लेकर के। एक गिला है, एक शिकवा है, एक रंज है, एक गुस्सा है उनके भीतर कि इतना समय बीत गया और हमारे परिवार की सुध नहीं ली। समाजवादी पार्टी ने कोई मदद नहीं की, अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत रूप से कोई मदद नहीं की। तो मैं तो एक्चुअल में इस मुलाकात के बाद की तस्वीरें और जो खबरें आने वाली हैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि उसके बाद आजम खां क्या बयान देने वाले हैं और अखिलेश यादव कुछ बयान देंगे या चुपचाप निकल जाएंगे पतली गली से। सर, जब हम ये उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक या मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो लोग एक बात कहते हैं कि पिछले 3-4 सालों में अखिलेश ने असल में आजम खान को न्यूट्रलाइज कर दिया और अखिलेश की पॉलिसी यह है कि पूरे प्रदेश के लेवल पे हमको मुसलमानों का कोई एक बड़ा नेता नहीं चाहिए, हम जिले वाइज छोटे छोटे लीडर्स अपने तैयार करेंगे और उनके माध्यम से हम मुसलमानों का वोट ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आजम खान की वो इस मोहिबुल्लाह नदवी से बिल्कुल नहीं बनती, इसके बावजूद रामपुर से आजम खान को कि इस विरोधी को अखिलेश ने टिकट दिया और आजम खान के लाख विरोध के बावजूद उसको जितवा लिया। फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो रुचि वीरा को दिया था शायद वहां से मुरादाबाद से,
पर अखिलेश लाख आजम खान ने पूरी कोशिश की, पर वो मोहिबुल्लाह नदवी को जीतने से नहीं रोक पाए। और कहते हैं कि अखिलेश ने आजम खान का प्रभाव जो है वो सिर्फ रामपुर के एक छोटे से इलाके तक सीमित कर दिया है। क्या सचमुच रामपुर से बाहर, जैसे पैन यूपी, आजम खान की कोई अपील नहीं है एक मुस्लिम नेता के रूप में? क्या इसमें वाकई अखिलेश सफल रहे हैं? देखिए, आपको लगता है? आजम खान अपने कर्मों की वजह से अलोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने रामपुर और आसपास के पूरे इलाके में अगर अपना जनाधार खोया है, अपनी विश्वसनीयता खोई है, तो अपने कर्मों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। जितने मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं, उनमें से अधिकांश मुसलमानों के द्वारा कराए गए हैं, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को बड़ा सताया हुआ है वहां पर। इन्होंने उनकी जमीनें हड़पी हैं मंत्री रहते हुए। इनके कारनामे वहां लोकल बहुत सारे लोग बताने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उस समय तो ये बहुत प्रभावशाली भूमिका में थे। उस समय तो बाबा का शासन भी नहीं आया था। उस समय तो ये 90-95 या 100 मुकदमे भी इनके सिर पर नहीं थे। उस समय तो ये मंत्री हुआ करते थे। फिर भी, और मंत्री नहीं थे तो भी जया प्रदा वहां से खड़ी हुई, जीती ना। इसी तरीके से मोहिबुल्लाह इनके लाख विरोध के बावजूद रामपुर से जीते। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। रोक पाए क्या ये? तो इनका एक बेकार का ओरा खड़ा किया गया है। और चूंकि लच्छेदार भाषा में, व्यंग्यपूर्ण भाषा में पारंगत हैं, न्यू सेंस वैल्यू है इनकी, और ये भारत माता को डायन भी बता चुके हैं एक दौर में। तो ये एक बड़े, जो एक, जिसको हम उग्रपंथी कहते हैं, कट्टरपंथी कहते हैं, जो मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं या अनपढ़ भी हैं, उनको प्रभावित करने की थोड़ी बहुत क्षमता तो रखते हैं, गुर तो रखते हैं, और नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं, ऐसी बहुत सारी पॉकेट्स हैं जहां पर इस तरह के लोग न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव एक्चुअल में एक तो इनको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, एक इनके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, तीसरे वो मुसलमानों में ये मैसेज भेज देना चाहते हैं कि देखो भाई, मैं समाजवादी पार्टी का लीडर, मैं पूर्व मुख्यमंत्री, मैं सबको टिकट बांटने वाला, सबकी किस्मत तय करने वाला, मैं लखनऊ से चल करके आया हूं आजम खान को मनाने के लिए, मान मनोबल करने के लिए। अब इसके बाद अगर आजम खान कोई हरकत करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या कोई गठबंधन, रावण या जिसके भी साथ बनाना है, तो उसके बाद इनका असर थोड़ा और कम हो जाएगा। ऐसे लोगों का मानना होगा कि भाई देखो, अखिलेश तो लखनऊ से चल करके आए थे, उनको मनाने के लिए भी आए थे, काफी समय उनके साथ बैठ के बात भी की है। इसके बाद भी अगर ये उनके साथ नहीं रहे हैं, तो फिर ये अपनी विश्वसनीयता और खोएंगे। अखिलेश यादव का एक्चुअल में ये बड़ा खेल है। इसीलिए मैंने कहा है कि जरा मुलाकात के बाद की स्थितियां, परिस्थितियां क्या बनेंगी, बयान किस तरह के आते हैं, फैसला क्या होता है अल्टीमेटली आजम खान के स्तर पर। और ठीक है, अखिलेश के आने से पहले उन्होंने बयानबाजियां कर दी, मेरा बेटा भी नहीं मिलेगा, मेरी बेगम भी नहीं मिलेगी, कोई और भी नहीं मिलेगा। पर क्या मुलाकात के समय वाकई वो इन्वॉल्व हुए हैं, नहीं हुए हैं, जरा इसका भी पता लगेगा। और बाहर तक फिर छोड़ने के लिए कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है सी ऑफ करने के लिए अखिलेश को, ये भी जरा दिलचस्प होगा देखना।
सर मैं एक बात बताऊं आपको, गाजीपुर मेरा होम टाउन है, होम डिस्ट्रिक्ट है, जहां से मुख्तार अंसारी माफिया नेता, मुसलमानों का नेता हुआ। प्रयागराज से अतीक अहमद था। वहां के अगर आप मुसलमानों से बात करें तो वो एक बात कहते हैं कि अखिलेश ने जानबूझकर बाबा को उकसा के, जानबूझकर बयानबाजी करके, प्लानिंग करके गाजीपुर और प्रयागराज से मुख्तार और अतीक का सफाया करवाया है। ये अखिलेश की प्लानिंग थी, जिससे यहां पर इन दोनों परिवारों का जो प्रभुत्व है मुस्लिम वोट के ऊपर, वो समाप्त हो जाए। और आज मुस्लिम वोट लेने के लिए मुझे इन दो नेताओं का जो सहारा लेना पड़ता है वो न लेना पड़े, मुसलमान मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं। कहते ये अखिलेश की प्लानिंग थी। ये ऐसा मुसलमान मानो के कुछ नेता ऑफ द रिकॉर्ड बातों में आरोप लगाते हैं। सर सेम यही प्लानिंग मुझे आजम खान के साथ दिखाई देती है कि जानबूझ के आजम खान को डिस्क्रेडिट किया है मुसलमानों की निगाहों में, जिससे कि कोई मुसलमानों का ठेकेदार न बन पाए राजनीति में, मुस्लिम वोट का ठेकेदार, और मुस्लिम वोट सीधे अखिलेश से जुड़े। बीच का मीडिएटर एक एक करके सारी मुस्लिम लीडरशिप को अखिलेश ने खत्म किया है। इस आरोप में कहां तक दम है? देखिए, बात ऐसी है कि आजम खान को जितने लोग पसंद करते हैं उससे कहीं ज्यादा नापसंद करते हैं। ये वैसे भी उम्र भी हो गई है, इरिलीवेंट भी हो चुके हैं, और खानदान में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिस पर मुकदमे ना हो और गंभीर आरोप ना हो। इनके बेटे की तो जन्म तिथि को लेकर के ही गंभीर आरोप थे, और वो उसी कारण से जेल की हवा भी उसको खानी पड़ी है। उसकी एक बार एमएलए शिप भी चली गई थी। और आजम खान पर इतने मुकदमे हैं, अभी तो एक ही मामले में फैसला हुआ है, बहुत सारे मामलों में तो अभी फैसले होने हैं। तो बहुत लंबा अरसा इनका अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने में ही गुजरने वाला है। पॉलिटिकली वो अगर किसी को अनिच्छा के बावजूद टिकट दिए जाने के बाद जीतने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आजम खान की स्थिति क्या है। जो मैंने कहा था ना कि थोड़ी सी न्यूसेंस वैल्यू है। मुलायम सिंह के साथ भी बहुत प्रभावी भूमिका में रहे हैं, इशारों से काम करवाते थे और पुलिस वाले भी और प्रशासन भी सिर के बल खड़ा हो जाता था। ये एक रुतबा रहा है। अमर सिंह के साथ इनकी जो टसलबाजी थी वो भी जग जाहिर है। तो अब इनका प्रभाव वैसे ही कम हो चुका है, और जो आप कह रहे हैं, चाहे अंसारी बंधुओं का या इधर आपके मऊ और ये पूरी राजनीति जो चलती थी वहां से, उसकी बात हो, तो वो भी अपने कर्म और कुकर्मों की वजह से खत्म हो गए। एक एक आपके जेल में रहते हुए मरे, और दूसरे जेल में रहते हुए जब पेशी के लिए आए थे तब मारे गए। माफियाओं का तो वैसे ही अंत हो रहा है, और निश्चित रूप से अखिलेश यादव जैसी लीडरशिप, अगर वो धीरे धीरे करके अपनी स्थापित मुस्लिम लीडरशिप को अनदेखा कर रहे हैं या एक रणनीति के तहत इरिलीवेंट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि नेता के तौर पर वो स्थापित हो गए हैं और मुस्लिम जो है अब उनके पीछे लामबंद हैं, खास तौर से एक्चुअल में इनको लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये और वहम भी हो गया है और विश्वास भी हो गया है कि अब मुस्लिम मेरे साथ है।
और जिस पीडीए की बात करते हैं वो मेरे साथ है। तो अब मुझे बाकी की इतनी जरूरत है नहीं। और एक तथ्य जिसको तो हम नजरअंदाज कर नहीं सकते, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां दूसरे राज्यों में हो, जिनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। उनको ये पता है कि जो मुस्लिम वोट है खास तौर से, और जो एंटी बीजेपी है, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता है, वो ये देख करके वोट करता है रणनीतिक तौर पर कि यहां बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की स्थिति में कौन सी पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए हैं तो इसके पीछे भी मजबूरी यही है। इनको पता है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ भी है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के प्रति भी उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं दोनों मिलकर के, तो एक बड़ा अंतर हो जाता है। फिर कोई कंफ्यूजन मुसलमानों में रहता नहीं है। तो मुसलमान रणनीतिक तौर पर उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेगा ही करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने की स्थिति में होगा। उसको वोट करना है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। फिर वो ये देख करके वोट नहीं करेगा कि आजम खान अखिलेश के साथ है कि नहीं है, या राहुल गांधी के साथ है या नहीं है। उसको बस ये देखना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। तो इसलिए जो भी इस समय कुल मिलाकर के प्रयास हैं अखिलेश के, वो ये हैं कि भाई मतदाताओं में, खास तौर से मुसलमानों में, कोई गलत मैसेज ना चला जाए कि भाई आजम खां इतने महीनों बाद जेल से रिहा होकर के आए थे, उनको बड़े गिले शिकवे भी थे, और अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए भी नहीं पहुंचे। तो वो इसलिए बस फेस सेविंग के लिए और एक मैसेज मतदाताओं में भेजने के लिए आजम खान से मिले हैं। तो कुल मिला के अखिलेश ये मान रहे हैं कि मुसलमानों के पास अन्य कोई विकल्प है ही नहीं है। ये तो उस जहाज के पंछी की तरह है जो उड़ के कहीं चला भी जाएगा तो वापस उसको हमारे पास ही आना है, और इस राजनीतिक स्थिति का लाभ अखिलेश उठा रहे हैं। सर, बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था तो आपने बातचीत को कंटिन्यू किया, मैं धन्यवाद करता हूं। और आज की चर्चा को सर अब यहीं समाप्त करते हैं। दोबारा किसी नए विषय पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम।